नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तुभ्यम की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तुभ्यम अर्थात तुम्हारे लिए, आपके लिए, और की टू सक्सेस मतलब सफलता की कुंजी। जी हाँ मित्रों, हमारा उद्देश्य भी है कि हम आपके लिए सफलता की कुंजी बने, आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करें, आपके लिए सफलता सुनिश्चित करें। सफलता किसमें? उन प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन कॉम्पिटिशन्स में जिसमें आप भाग लेने वाले हैं। तो इसी क्रम में मैं आकाश मौर्य आपके सामने लेके आया हूं आज मैथ सिलेबस फॉर यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी अर्थात सुपर टेट और लेखपाल 2020, जो आगामी परीक्षा है लेखपाल की 2020। मित्रों, लेखपाल की बात करूं तो अभी इसके पिछले वीडियो में मैंने लेखपाल का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने डिस्कस किया है कि लेखपाल की आगामी परीक्षा जो इसी साल भर्ती, बहुत ही बहुचर्चित भर्ती इस बार होने वाली है, जो पिछले साल रद्द हो गई थी, तो इस बार उसकी भर्ती आने वाली है। तो उस पर पूरा पाठ्यक्रम कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है, ये सारा चर्चा मैं आपके सामने इसके पहले एक वीडियो में कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी यहाँ जो कार्ड आ रहा है इस पर क्लिक करके, नहीं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेखपाल की तैयारी आपको कैसे करनी है। उसी वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आपके सामने ये पूरा जो मैथ का सेक्शन है वो मैं लेके आने वाला हूं। तो ये पूरा मैथ का सेक्शन आज कैसे आपको मैथ पढ़ना है, मैथ का पूरा पाठ्यक्रम कैसे है, ये लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, लेखपाल के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको आज यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी इनके भी पाठ्यक्रम को एक साथ समेकित करके लेके आया हूँ। क्योंकि ये मैथ का जो पूरा सिलेबस है, ये आप देख रहे होंगे मैं बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ है, ये मैथ का जो पूरा सिलेबस है ये लगभग सब में सेम है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको दिखेगा, मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि कौन से ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर ये सेम नहीं है, कहां पर कौन से पॉइंट है जो अलग अलग आते हैं। बाकी मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो इन तीनों में, चारों में सेम होते हैं। तो इसलिए मैं इन सब का एक साथ सिलेबस डिस्कशन आपके सामने लेके आया हूं। मित्रों, अभी इसमें से किसी भी परीक्षा का कुछ खास नोटिफिकेशन नहीं आया है सीटेट को छोड़ के। तो जब इसके बाद नोटिफिकेशन धीरे धीरे इन परीक्षाओं के आने लगेंगे तो मैं सबका अलग अलग विस्तार पूर्वक नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद पूरा पाठ्यक्रम एक बार फिर से आपके सामने लेते आऊंगा। लेकिन अभी हमें मैथ का क्लास शुरू करना है, तो मैं इसके पहले भी आपके सामने ये बात रख चुका हूं कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसके पाठ्यक्रम की पूरी संपूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। अगर आपको पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी नहीं होती है तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आपको रणनीति कैसे बनानी है, आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, अगर आप हर टॉपिक की महत्ता के बारे में आप समझ पाएंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उसी हिसाब से टॉपिक को जज कर सकते हैं कि किसको मुझे रखना है और किसको छोड़ना है। तो चलिए इसी क्रम में हम शुरू करते हैं मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कशन। मैथ की बात करें तो ये जो तीनों चारों परीक्षाओं के मैंने नाम लिखे हैं, भर्ती परीक्षाओं, इसमें सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं जो कॉमन टॉपिक्स आते हैं। मित्रों, जो कॉमन टॉपिक्स आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये सारे कॉमन टॉपिक्स को मैंने यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं संख्या पद्धति। अब मित्रों, ये संख्या पद्धति ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, केवल इन्हीं के लिए ही नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वृहद भी होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इससे क्वेश्चन आने के कारण ये हैं कि ये संख्या पद्धति नाम से आपको समझ में आता है कि हमको संख्याओं को निरूपित करने की पद्धति के बारे में इसमें पढ़ना है। लेकिन ये जो खंड बनाया गया है, जो सेक्शन बनाया गया है, इसमें बहुत ढेर सारे टॉपिक्स को एक साथ समाहित किया गया है।
फिलहाल मैं केवल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन किया हूँ, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं तो शुरुआत करेंगे संख्या और अंक क्या होता है, संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, किन किन पद्धतियों में। उसके बाद से फिर आपको इसमें पढ़ना रहता है संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं, फिर संख्याओं पे आधारित जो विभिन्न संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है, सरलीकरण पढ़ना है, इनसे रिलेटेड जो गुणधर्म होते हैं, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम इत्यादि, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर आपको इसी पूरे टॉपिक में आपको पढ़ना रहेगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, करड़ी, फिर आपको इसी में गुणज, गुणनखंड पढ़ना है इस टाइप के। उसके बाद से फिर आपको शेषफल प्रमेय, इकाई का अंक, गुणनखंडों की संख्या, कई इबारती प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याएं, एलसीएम, एचसीएफ, इन सब टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें इसी चैप्टर में आपको पढ़नी होती है। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक जब खुद इतने छोटे छोटे टॉपिक को समाहित करके रखे हुए हैं तो अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण होगा। इसमें बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे भिन्न होते हैं, दशमलव संख्याएं होते हैं, ये सब। इसमें आपको एक चीज और समझना होगा कि इसमें काफी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मतलब कि आपको चीजों के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होता है। जैसे बहुत ढेर सारी परिभाषाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो अंक हैं, प्राकृतिक अंक, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन सब की परिभाषाओं के बारे में जानना। जी हाँ मित्रों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके रखते हैं तो आप बहुत ही सरलता से आगे की चीजें बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं सीटेट भी इसमें लिखा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीटेट बाकी परीक्षाओं के हिसाब से थोड़ा सा इतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें जो परीक्षा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसके पैटर्न के हिसाब से। बाकी जो परीक्षाएं आपको दिख रही है, यूपी टेट, पीआरटी या फिर लेखपाल, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। उसमें न्यूमेरिकल अंकीय अप्रोच जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। वो सीटेट के जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल का अर्थात मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे प्रश्न उसमें ज्यादा उठाया जाता है, परिभाषाओं से प्रश्न ज्यादा उठाया जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके अंतर समझाऊं तो अगर आपको जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग की संक्रियाएं होती हैं उससे प्रश्न पूछना है तो अगर यूपी टेट वगैरह में प्रश्न पूछता है तो वो सामान्य जो बोर्ड मास से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, जैसे 365 भागा 6 गुणे 5 ऐसे करके -4 ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सीटेट की बात करूं तो सीटेट में जो क्वेश्चन फोकस होगा आपको वो ऐसे होगा, जैसे वो दे देगा कि a + b + c को हम लिख सकते हैं a + b + c, ऐसे भी। अब वो ये एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा कि बताइए कि संक्रियाओं के किस नियम के आधार पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 मिल जाएगा कि क्रम विनिमय नियम से, योग के साहचर्य नियम से, योग पे गुणा का वितरण से, या फिर गुणा का योग पे वितरण से। इस तरह के 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और उसमें छांटना रहेगा। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें भी अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना आए। इसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब आते हैं, जैसे अभाज्य संख्याओं को लेकर आप देख सकते हैं। अभी एक पुराना यूपी टेट का अब 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में कौन न्यूनतम ऋणेतर अभाज्य संख्या है। जैसे उसमें ऑप्शन आपको क्या मिला था, 0, 1, 2, 3। इसमें से आपको बताना था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट पे बेस है उसमें भी आ सकते हैं। जी हाँ मित्रों, कॉन्सेप्ट की अगर बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि पीआरटी यानी सुपर टेट, आपको पता होगा कि अभी इसकी केवल 2 ही परीक्षाएं हुई हैं, एक 68,500 भर्ती वाली और एक 69,000 भर्ती वाली। और दोनों परीक्षाओं
से खासा कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अभी इस पे और भी काम चल रहा है और नई शिक्षा नीति आई हुई है जिस पे अभी भी बहस चल रही है। वो अभी लागू तो नहीं हुई है, लेकिन अगर वो लागू हो जाती है तो आपको पता होगा कि तब इस पीआरटी में इंटरव्यू भी ऐड होगा। इंटरव्यू भी ऐड होगा, और जब इसमें इंटरव्यू हो जाता है ऐड, तो इंटरव्यू में आपको ध्यान देना होगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो न्यूमेरिकल कम होते हैं और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं। कोई अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा तो वो जाहिर सी बात है वो परिभाषा या फिर कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। इसलिए ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि आपको इस पूरे चैनल पे हर टॉपिक, यहाँ शुरुआत से लेके अंत तक जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं, हर टॉपिक के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बखूबी समझाया जाएगा। तो अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल वाले आइकन को दबा के बेल आइकन दबाए रहें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। मित्रों, आगे आते हैं। जब ये संख्या पद्धति की बात हो जाती है तो अगला चैप्टर पॉइंट जो आता है वो है प्रतिशतता, परसेंटेज। जी हाँ, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसका आप अपने सामान्य जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। कि कहीं भी आप प्रतिशत वाली बात करते हैं, आप कोई बच्चा नंबर लेके आता है स्कूल से तो आप वहाँ पर तुरंत पूछ लेना कि कितने % नंबर पाए हैं। किसी चीज़ में आज किसी टमाटर के दाम में या फिर किसी चीज़ के दाम में वृद्धि हो रही है, तेल के दाम में वृद्धि हो रही है, तो कितने % की वृद्धि हुई, कितने % की कमी हुई। ये व्यवहारिक रूप से हर जगह आपका यूज होता है। तो इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएंगी। और यहाँ पर भी मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब आप इस तुभ्यम चैनल पे मुझसे परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज अब तक आप ऐसा कहीं नहीं पढ़े होंगे जैसा मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। मैं परसेंटेज का ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आप परिभाषा स्वयं बनाएंगे। जी हाँ मित्रों, इस प्रतिशत की परिभाषा आप खुद डिराइव करेंगे, खुद बनाएंगे कि परसेंटेज की परिभाषा आती कहाँ से है, होता क्या है। फिर आगे हम बात करें तो इसी परसेंटेज में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने बांटा हुआ है लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारे टॉपिक्स आप इसको अलग से भी मान सकते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक इसी परसेंटेज वाले चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं अच्छे से आता, परसेंटेज नहीं आता, तो इन सबों को समझने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं इसको इसके साथ रिलेट करके लिखा हूँ कि आप इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद से फिर आप इनको पढ़ना है। लाभ हानि की बात करें, बट्टा की बात करें, तो कुछ ऐसा नया नहीं होता जिससे डरने वाली बात है। ये आपके रोजमर्रा की चीज़ें, आप दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, एक दुकान पे गए कोई चीज़ 30 रुपये का मिला, दूसरे दुकान पे गए आपको 20 रुपये का मिला, तो आप तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि 10 रुपया आपको सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर 10 रुपये का लाभ है। तो वही सारी चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बना के यहाँ पर लाभ हानि चैप्टर में मिल जाते हैं। उसके बाद से फिर छूट वाली बात पे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आइए आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर पुराने जमाने में, जब पुराने टाइम में जब इदारों के पास पैसे रखे जाते थे तो वहाँ पर जो आप पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है, कुछ प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है। आपको जो मूलधन जमा करते हैं उसके हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये जो ब्याज देना पड़ता है, इससे रिलेटेड कैसे ब्याज देना पड़ता है, उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, 2 टाइप के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज भी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कॉमन टॉपिक्स की। ये सारे टॉपिक्स मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक इन सब में आते हैं। यूपीटेट, सीटेट, पीआरटी और लेखपाल सब में आते हैं ये सब। आगे आते हैं मित्रों, इसके बाद आपके सामने आता है ये ऐकिक नियम। अगला टॉपिक जो है वो क्या है, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का रेट निकालना, दाम निकालना, इकाई का मान निकाल के सवालों को हल करना। जैसे अगर छोटा केस का मैं सवाल लेता हूँ तो उसमें जैसे अगर 50 रुपया में 3 किलो या फिर 3.5 किलो आलू मिलता है तो 10 किलो आलू का दाम क्या होगा। इससे आप बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको किस तरह दिया रहेगा क्वेश्चन कि 3 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य इतना है, 10 कलम और 7 पेंसिल का मूल्य इतना है, तो 8 कलम और 9 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस इस ऐकिक नियम वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको मिलता है अनुपात।
जी हाँ, बहुत फेमस चैप्टर है, बहुत ही काम का चैप्टर है। आप अपने सामान्य जीवन में भी इसका बहुत इस्तेमाल पाएंगे, इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, कितने प्रकार के अनुपात होते हैं, प्रथम और फिर प्रथम द्वितीय तृतीय अनुपाती निकालना, मध्यानुपाती निकालना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आता है औसत यानी एवरेज, ये भी बहुत ही सामान्य चैप्टर। ये सारे आपको दिख रहा होगा जो चैप्टर मैंने लिखे हुए सब अंकगणित सेक्शन में आते हैं। तो औसत मतलब आपको औसत निकालना है, कुछ अंकों का, कुछ किसी भी चीज़ का आप औसत निकाल सकते हैं। एक कक्षा है, उसमें कुछ छात्र हैं तो उनकी लंबाई का औसत, उसमें प्रश्न बना देता है कि लंबाई का औसत इतना था कुछ छात्रों का, एक अध्यापक और आ गया तो अब बताइए औसत कितना हो जाएगा, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद से फिर अंकों के हिसाब, संख्याओं के हिसाब से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, इन सबों का औसत निकालने वाला प्रश्न यहाँ पर आता है। फिर आगे आइए, इसके बाद आपको दिख रहा होगा मैं ज्यामिति लिखाऊंगा। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का पोर्शन यहाँ पर होता है और इसमें भी मैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिवीजन भी पूरा किया हुआ। एक बड़ा सेक्शन होता है और इससे क्वेश्चंस आने के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी पेपर में आप उठाएंगे तो इस पूरे सेक्शन से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो आप ये मान के रखिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना और यहाँ पर आपको वो पूरी बारीकी से समझाया जाएगा। देखिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला आपको दिख रहा होगा रेखा और कोण। रेखा और कोण, यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की रेखाओं, बिंदु, उनके बारे में, समांतर रेखाएं होती हैं, तिर्यक रेखाएं होती हैं, इन सब के बारे में, अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। फिर उसके बाद से दिख रहा होगा आपको पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ही फेमस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन आप इसका किस तरह से अनुप्रयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय क्वेश्चनों में, ये आपको यहाँ पर सीखना है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर त्रिभुज एवं चतुर्भुज की रचनाएं। जी हाँ मित्रों, ये एकदम स्पेशल अलग टॉपिक लगता है, जल्दी इसको कोई बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला चीज़ होगा कि त्रिभुज एवं चतुर्भुज की रचनाएं। हमको त्रिभुज बनाना है तो कैसे बनेगा, अगर कुछ हमको मापे दे दिया गया, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा इस तरह से, तो त्रिभुज बनाना है तो कैसे बनेगा, इन सबसे रिलेटेड। अब यहाँ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं देगा आपको, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी यूपी टेट वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि उसमें ये पूछा था कि निम्न में से क्या अगर दिया हो तो एक आप त्रिभुज नहीं बना सकते। जी मतलब नहीं बना सकते। ऑप्शन क्या था, तीनों भुजाएं दिए हो, तीनों कोण दिए हो, 2 भुजाएं और उनके मध्य का कोई कोण, या फिर 2 कोण और उनके मध्य की कोई भुजा दी हो। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने और अब पूछ रहा है कि बताइए इस चारों में से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसका प्रयोग करके आप एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में भी आपको त्रिभुज एवं चतुर्भुज की रचनाओं से क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर आपको मैं बताऊं, उसके बाद आता है विभिन्न बंद आकृतियों, जैसे बंद आकृतियां, जैसे कोई भी बंद आकृति, जैसे त्रिभुज भी एक बंद आकृति है, तो इससे रिलेटेड, जैसे वृत्त से रिलेटेड त्रिभुज, चतुर्भुज, अन्य बहुभुज, इन सबसे संबंधित जो प्रमेय होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रमेय होते हैं और उन प्रमेयों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वृत्त है तो वृत्त में आपको वृत्त से रिलेटेड प्रमेय मिल जाएंगे, चक्री चतुर्भुज मिल जाएगा, वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ने रहते हैं। त्रिभुज में आ जाइए तो त्रिभुज में भी बहुत से प्रमेय होते हैं, त्रिभुज के कई केंद्र होते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। चतुर्भुज की बात करें तो कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, पतंग, काइट, इस तरह के बहुत ढेर सारे आपको यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। उनसे रिलेटेड प्रमेय होते हैं, उससे छोटे छोटे प्रश्न बनते रहते हैं, वो सारे प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है और आपको हल करना होता है। अन्य बहुभुज, हाँ ये बहुभुज भी होता है, पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। जैसे बहुभुज के अंतःकोणों से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। यूपीटेट का ही क्वेश्चन बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको कि इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि एक बहुभुज है और उसके सभी अंतःकोणों का योग मान लीजिए 2160 है, तो उसके भुजाओं की संख्या बताइए, या फिर भुजाओं की संख्या देगा तो अंतःकोण बताइए, बाह्य कोण बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बहुभुज से मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको मिलता है वो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अलग टाइप का टॉपिक होता है जिसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कॉमर्शियल अप्रोच अपनाना पड़ता है। हालांकि ये कुछ
कठिन होता नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से सरलता से समझ सकते हैं और इस बात को मैं आश्वस्त करता हूं कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। आंकड़ों के वर्गीकरण में जो टर्म्स यूज होते हैं जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, मानक विचलन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बारंबारता बंटन कैसे बनाया जाता है, इन सबों को कैसे समझते हैं और इससे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको स्पेशली एकदम बढ़िया से समझाई जाएंगी। यहाँ पर पढ़ना है। इसके आगे फिर आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है पाई एवं दंड चार्ट, पाई एवं दंड आरेख जो बनता है उस पर आधारित प्रश्न। उसमें जो आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे पाई चार्ट की मैं बात करूँ तो आपको ऐसे पाई चार्ट, ये गोला वाला, इसमें अलग अलग खंड बांटा रहता है। इससे अब ये अलग अलग डिग्री दिया रहेगा कि यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ है, इसके अब इस पे आधारित परसेंटेज वाले प्रश्न या फिर औसत वाले प्रश्न, इस तरह के बहुत से प्रश्न इसमें बनते हैं। इसी तरह से दंड आरेख में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों को आपको यहाँ हल करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा है कि चार्ट पर आधारित प्रश्न एवं उनके निरूपण पर प्रश्न। जी हाँ मित्रों, उनके निरूपण पर, निरूपण का यहाँ पर क्या अर्थ है? निरूपण का अर्थ होता है कि अगर मैं ये पाई चार्ट, मुझे कोई आंकड़ा दे दिया गया है और उन आंकड़ों का प्रयोग करके ये पाई चार्ट मुझे बनाना है, तो इससे रिलेटेड, अब बनाने के लिए तो आपको बहुविकल्पी पेपर में देगा नहीं, तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको कैसे डील करना है। तो इसमें आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको एक प्रश्न, तो प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि 500 नंबर के पेपर में कोई लड़का अगर 200 नंबर पाता है तो पाई चार्ट पे जब मैं उसका आरेख बनाता हूं तो उसका जो केंद्र पर बना कोण होगा वो कितने अंश का होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको देखने में कठिन लग सकता है, लेकिन बहुत ही सरलता से आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा कि कैसे आप यहाँ पर तुरंत निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का कोण वो केंद्र पर बनाएगा। तो निरूपण से संबंधित इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। फिर उसके बाद से फिर आप देखेंगे यहाँ पर सामान्य बीजगणित लिखा हुआ है। सामान्य बीजगणित, जी हाँ मित्रों, अब इसको मैं सामान्य बीजगणित इसलिए लिखा हुआ हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स में जो मैं यहाँ पर ढेर सारा लिया हुआ, यूपीटेट, सीवेट, पीआरटी, सब में अगर मैं देखा हूँ तो किसी में बीजगणित ज़्यादा आता है, किसी में कम आता है, तो लेकिन सामान्य बीजगणित लगभग सब में आता है। सामान्य बीजगणित मतलब छोटे छोटे बीजगणित सवाल जैसे हो सकते हैं, a⁻b बराबर 125 है तो b⁻a बराबर क्या होगा। इस तरह के बीजगणित की जो सरल समीकरणाएं होती हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इस सबसे रिलेटेड जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ये सामान्यतः इन सारे पेपर्स में आते हैं। लेकिन बीजगणित के कुछ जो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको यहाँ आगे बताऊंगा अलग से कि किस पेपर में इसके स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप के आते हैं। फिलहाल अभी मैं कॉमन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। तो कॉमन टॉपिक्स में आपको यहाँ लास्ट दिख रहा होगा मेंसुरेशन। जी हाँ मित्रों, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अगर कॉन्सेप्चुअल बात करूं, मैं छोटा सा आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? थोड़ा सा आप अटक जाएंगे या फिर आपके मन में कोई भी सीधा परिभाषा नहीं आएगा कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो आपको ये बेसिक जानना जरूरी है। लोग केवल क्षेत्रफल के परिभाषा सूत्र रटवा देते हैं कि इस वाले सूत्र से आप ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस वाले सूत्र से आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लेकिन आपको जब रटना पड़ता है तो आपको समझना होगा कि वो बहुत ढेर सारे सूत्र हो जाएंगे, आपको रटना पड़ेगा, दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, परिमाप एक्चुअल में होता क्या है और आयतन एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप खुद से फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्षेत्रफल को भी यानी क्षेत्रमिति को भी मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ हूँ, एक 2D होता है, एक 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय आकृतियां जैसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, वृत्त, इन सब से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इनके परिमाप, इनके क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। और उसके बाद से फिर ये जो 3D वाला होता है मेंसुरेशन यानी त्रिविमीय, जैसे घन, घनाभ और बेलन, शंकु, गोला, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ये 3D वाले में आते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो 3D वाला पोर्शन है, 3D वाला क्षेत्रमिति का जो 3D वाला यानी पोर्शन है, ये आपको लेखपाल में बहुत ही कम पूछा जाता है, रेयर है। तो मैं आपको यहाँ पर इसीलिए मेंशन करना चाहूँ, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है। तो लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये 3D वाला
कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं ये ऐड करूंगा कि लेखपाल का अभी 2015 में ही एक पेपर इस तरह से अभी रिसेंट में हुआ था, उसके बाद कोई पेपर हुआ नहीं है। तो फिलहाल अभी का नोटिफिकेशन कोई नहीं आया है, तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है और इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी कम है। लेकिन फिर भी अब टाइम बदल चुका है और इसको बहुत ही बखूबी पढ़ाया जा रहा है और इसको समझा जा रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं अब बन सकती हैं। फिर मित्रों, तो यहाँ से आप देख लिए होंगे कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं, इन सब में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपको यहाँ पर अलग अलग पढ़ना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यूपी टेट, सी टेट और पीआरटी। केवल यूपी टेट, सी टेट और पीआरटी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 टॉपिक मैं स्पेशल लिखा हूँ। ये यूपी टेट, सी टेट और पीआरटी में आता है, लेखपाल में नहीं आता है। क्या? पहला टॉपिक मैं लिखा हूँ मापन। मापन यानी मापना किसी चीज़ को, जैसे भार हम मापते हैं किसी किलोग्राम, ग्राम में, इसमें लंबाई नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। इसी तरह से हम आयतन नापते हैं, आयतन हम किस में नापते हैं भाई? लीटर में नापते हैं। इस तरह से मिलीलीटर में। ताप नापते हैं सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन में। समय, तो अभी समय को किनारे करते हैं, फिलहाल इसकी बात करते हैं। यहाँ मुद्रा भी लिखा हुआ है, मुद्रा की बात करते हैं कि एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में कन्वर्ट कैसे करना है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इन सबों में जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कन्वर्जन आता है। जैसे इतने किलोग्राम को, 10 किलोग्राम को अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, फिर मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना होगा। इसी तरह से लंबाई के मात्रक जो होते हैं, आयतन जो होता है, ताप जो होता है, जैसे आपको ताप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सामान्य मनुष्य का ताप होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में उसका ताप कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में आपको रुपया और पैसा में कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे कि अगर किसी थैले में 5 रुपये, अरे इतना रुपया दिया होगा, जैसे मान लीजिए दिया कि 110 रुपया 50 पैसा है और इतने इतने सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, तो इस तरह से आपको अनुपात बता के बताएगा कि सिक्कों की संख्या निकालना है कि किस टाइप के सिक्कों की संख्या कितनी है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मुद्रा में मिल जाते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पर तो समय लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समय के साथ मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि समय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे होते हैं कि रेलवे बसों की समय सारणी पे आधारित। जैसे समय सारणी मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाएंगे कि किसी एक स्टेशन से कोई रेलगाड़ी रात को 11:30 बजे चलती है और वो किसी दूसरे स्टेशन पे दिन में 3 बजे पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा का समय कितना है, मतलब उसको टोटल यात्रा में कितना समय लगा रेलगाड़ी में फिर बस को। इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आते हैं। ये यूपी टेट, सी टेट और पीआरटी में स्पेशली आते हैं। सी टेट में सबसे ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर स्पेशली मिलता है कैलेंडर का टॉपिक। कैलेंडर में आपको ये पढ़ना है कि किसी महीने में किसी निश्चित तारीख को कौन सा दिन हो सकता है, या फिर कोई निश्चित तारीख को कोई दिन दे दिया, जैसे 4 अक्टूबर 2017 को ये दिन था, तो उसके 61 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कैलेंडर में मिल जाते हैं। तो ये जो आपको 3 टॉपिक्स मैंने इस तरह से बांट के लिखे हुए हैं, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ एक चीज़ फिर से मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो कैलेंडर का टॉपिक है ये सी टेट के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी टेट और पीआरटी में ये मस्ट होता है। सी टेट में इसके आने से क्वेश्चन के आने की जो संभावना होती है वो खासा कम होती है, लेकिन इन दोनों में आती है, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम केवल यूपी टेट की बात करूँ। जी हाँ मित्रों, ये यूपी टेट का कोर्स है, मैथ का कोर्स होता है, उसमें जो क्षेत्र बांटे गए हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यूपी टेट में अलग से भी ये 2 टॉपिक ले आके रखा हुआ। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि पहला टॉपिक जो आपको मिल रहा है ये है कार्तीय तल यानी कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। कार्तीय तल जो होता है इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, इन 4 चतुर्थांश की प्रॉपर्टी क्या होती है, कहाँ कौन कौन सा चिन्ह होता है, इसमें अगर किसी बिंदु का निरूपण करना है तो कैसे निरूपण करते हैं, इस बिंदु से रिलेटेड 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसके बाद से त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी रेखा को अनुपात में बांटना, इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और आपको इसी में इसको पढ़ना है यूपी टेट के लिए स्पेशली। इससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। आप पिछला कोई भी 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें।
साथ ही साथ इसी तरह से आपको प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं का खेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, लोग डरते हैं इससे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होता है और उतने ही मज़े के साथ आपको यहाँ इस तुभ्यम की टू सक्सेस चैनल पे इसको पढ़ाया जाएगा। तो अगर अभी भी आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद से फिर प्रायिकता के बाद अगर मैं आऊँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यूपी टेट PRT लेखपाल, इसका एक अलग सेक्शन में बांटा हूं। जो मैं इसके पहले भी बात किया था कि बीजगणित जो सामान्यतः यहाँ पूछा जाता है, यहाँ पर इन तीनों में बीजगणित थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड केस के साथ पूछा जाता है। थोड़ा सा जैसे यूपी टेट का जो प्राइमरी है उसमें भी मैं कहूँगा कि बीजगणित उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जब मैं वही जूनियर की बात करूँ तो वहाँ पर भी बीजगणित बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड आता है। तो ऐसे केस में हम देख लेते हैं कि बीजगणित में आपको क्या पढ़ना है। बीजगणित में आपको बीजगणित की अवधारणा क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एकदम शुरुआत से आपको पढ़ना है कि चर अचर राशियां क्या होती हैं। और उसके बाद से बीजगणित, विभिन्न बीजगणितीय व्यंजक होते हैं, अलग अलग प्रकार के सजातीय विजातीय व्यंजक होते हैं, बीजगणितीय व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। उनके जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुणनखंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मस्ट आते हैं। उनका गुणनखंड, किसी भी व्यंजक का गुणनखंड करने के बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत टाइप से उनका गुणनखंड कर सकते हैं, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके और अन्य भी विधियां हैं, भाग वगैरह देकर इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये एक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इसके साथ आप देखेंगे कि बहुपद और उनके प्रमेय। जी हाँ, बहुपद पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको दावा करता हूँ कि बहुपद, पॉलिनोमियल के केस में बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम ही गलत होता है। वो मोनोमियल, बाइनोमियल की तरह ही पॉलिनोमियल, बहुपद समझ लेते हैं, जबकि पॉलिनोमियल की परिभाषा एकदम इतर होती है। और मैं दावा करता हूँ कि बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट इसमें एकदम गलत आता है। लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको ये बहुत ही सही तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि बहुपद होता क्या है। फिलहाल बहुपद पढ़ना है, आप उसको प्रमेय पढ़ने हैं। और प्रमेय में आपको स्पेशली मैं बता दूं कि बहुपद के जो शेषफल प्रमेय होते हैं और गुणनखंड प्रमेय होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जैसे बिना भाग दिए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई एक बीजगणितीय व्यंजक है x³ + 3xy + 3x² + 2, इसमें अगर आप x-1 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, या फिर क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पर दो विधियां हो जाएंगी। यहाँ पर अगर एक तो आप खुद भाग दे के देखिए कि शेषफल क्या आएगा, तो वो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर इन प्रमेयों के आधार पर एक बहुत ही सटीक मेथड बताया जाएगा, इन शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के आधार पे, जो आप बिना भाग दिए बहुत सरलता से तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें शेषफल क्या आएगा, या फिर अगर शेषफल 0 आता है तो ये गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपका इस चैनल के साथ बने रहना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो आगे आते हैं, इसमें आपको मिलेगा रेखीय द्विघात और युगपत समीकरण। जी हाँ, रेखीय समीकरण यानी एक चर वाले द्विघात, एक जिसका पावर 1 होता है, ऐसे समीकरण जिसमें जो चर राशियां उनके घात 1 होते हैं। रेखीय द्विघात यानी 2 घात वाले जिनकी डिग्री 2 होती है ये, और युगपत समीकरण यानी 2 समीकरण को एक साथ हल करने वाली विधियां। तो यहाँ पर इन तीनों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको स्पेशली मिल जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है चाल, समय, दूरी। जी हाँ मित्रों, मैं चाहता तो इसको कॉमन टॉपिक में डाल सकता था, लेकिन ये चीज़ है तो इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, लेकिन सीटेट में इससे क्वेश्चंस खास नहीं आते हैं, इसलिए मैं इसको अलग से यहाँ पर लिखा हूँ कि चाल, समय, दूरी। आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे इस चैप्टर से। इसमें आपको कोई गाड़ी जा रही है तो उसका इतने दूरी चलने में कितना समय लगता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। इसी से रिलेटेड आपको ट्रेन और नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं इसमें, वो भी आपको इसमें पढ़ने रहते हैं, ट्रेन और नाव धारा वाले क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिख रहा होगा काम, समय। जी हाँ मित्रों, काम, समय से रिलेटेड क्वेश्चन। कोई काम अगर कोई बंदा है वो करता है तो इतने दिन में करता है, वही काम कोई दूसरा बंदा अगर इतने दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पढ़ने। और इसी का एक मिनिमम टॉपिक यहाँ पर आपको मिलता है पाइप और टंकी। छोटा टॉपिक यहाँ से इसी से रिलेट करता हुआ है। और मैं आपको ये समझाना भी चाहूँगा कि
ये कोई एक अलग टॉपिक नहीं होता। कई बार इसको एक अलग टॉपिक की तरह लोग प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस तुभ्यम चैनल पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको इससे रिलेट करके बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। कोई नया चीज़ है ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आते हैं और आपको यहाँ पर पढ़ना रहता है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मित्रों, लेखपाल। जी हाँ, लेखपाल के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर 2 टॉपिक लिखा हुआ हूँ। लेखपाल, इसमें आपको साझेदारी और मिश्रण ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये जो दोनों ऐसे टॉपिक हैं, ये बाकी और किसी में नहीं पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी, सुपर टेट, इस सब में किसी से नहीं पूछे जाते हैं। केवल लेखपाल ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप भर्ती परीक्षा है जिसमें आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। अभी 2015 का आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिले थे साझेदारी से, और उसके बाद से मिश्रण से भी क्वेश्चन थे। तो इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। और ये आपको बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साझेदारी में आपको समझ में आता होगा कि 2-3 लोग अगर व्यापार में आते हैं तो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मिश्रण वाली बात करें तो 2-3 चीज़ों को अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं तो नई चीज़ जो बनती है वो किस अनुपात में बनेगी, इन सब चीज़ से रिलेटेड। दूध वगैरह के क्वेश्चन है तो दूध में पानी मिलाना, जो आप लोग को बहुत मज़ेदार लगता है। इन सब से चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिश्रण में पूछे जाते हैं। तो लेखपाल वाले एकदम ध्यान से देख लें कि ये दोनों टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ अगर आप इस तुभ्यम चैनल से जुड़े रहते हैं तो कोई भी टॉपिक, मित्रों ये मैथ का ये जो सिलेबस मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ये केवल इन्हीं नहीं, आप विभिन्न प्रकार के जितने भी कंपटीशन परीक्षाएं आप देने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। इससे इतर लगभग कुछ नहीं पढ़ना रहता है। तो अगर आप इस तुभ्यम चैनल के साथ जुड़े होते हैं तो आप केवल इन्हीं परीक्षाओं को नहीं, इससे इतर हर तरह के और भी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आप मैथ के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि मैथ में इससे इतर आपको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है और आप बखूबी बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं मैथ में और कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। मित्रों, तो आप इस तरह से समझ गए होंगे कि पूरे मैथ का सिलेबस यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी इन सब के लिए क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक सेक्शन अभी भी मैं यहाँ पर छोड़ा हूँ। यूपी टेट, सी टेट के लिए पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ पेडागॉजी आता है इसमें, और वो होता है गणित शिक्षण। ये एक अलग विषय है और इससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी इन सब चीज़ों से भिन्न हो जाती हैं। ये आपको पीआरटी में नहीं मिलेगा, लेखपाल में नहीं मिलेगा, केवल आपको यूपी टेट और सी टेट में मिलता है। लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि ये एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको यूपी टेट में बहुत कम मिलती हैं। जो यूपी टेट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ये जो यूपी टेट है, यूपी टेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। सी टेट में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें डिवीज़न होता है कि इसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो सामान्य गणित में यहाँ पर आपको सिलेबस बता रहा हूँ उससे होता है, और इससे इधर टोटल 15 क्वेश्चन इस पेडागॉजी गणित शिक्षण से होते हैं। इसके बाद मैं पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लेखपाल की बात करूँ तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि लेखपाल में मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ पेडागॉजी की, और यहाँ पर अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि सीटेट में पेडागॉजी में 30 में से 15 क्वेश्चन आपको पेडागॉजी के मिलते हैं। लेकिन यूपी टेट में पेडागॉजी का उतना खास महत्व तो नहीं है। इसमें पेडागॉजी से क्वेश्चन मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 2, 3 या 4 क्वेश्चन ही ज़्यादा मिलते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। लेकिन सी टेट में आपको 30 में से पूरा का पूरा लगभग 15 क्वेश्चन, कभी कभी 15 से भी ज़्यादा आपको इससे मिलते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है। इसमें पेडागॉजी में आपको समझाना चाहूँ तो ये गणित शिक्षण का पार्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं मैथ पेडागॉजी की बात करूँ तो गणित शिक्षण, यहाँ पर आपको ये समझना होता है कि आप मैथ पढ़ाएंगे कैसे। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं इसको मेंशन किया हूँ यूपी टेट सी टेट में। तो यहाँ पर आप यूपी टेट या सी टेट परीक्षा पास करके या उसके बाद से फिर आप, ये शिक्षण के क्षेत्र का होता है, इसके बाद आपको शिक्षक बनना होता है। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, और यहाँ पर इसीलिए आपको क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किए जाते हैं ताकि वो ये जान सकें कि आप मैथ अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे कैसे। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ तो एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि एक बच्चा है, उसको 36 में 33 से गुणा करने के लिए बोला गया, और वो बच्चा
गलती से सुनने में उसको गलती हो गई तो वो 36 में 37 से गुणा करके लेते आया और गुणा बिल्कुल सही था बखूबी, जितना ये आना चाहिए था वही ये आया। ठीक है, अब ऐसे में ये पूरा एक कंडीशन बना के आपके सामने फिर ये प्रश्न रख दिया जाएगा कि अब बताइए कि उस शिक्षक को उस बच्चे को कितने अंक देने चाहिए, 5 में से 5 अंक दे दे, 5 में 0 अंक दे, 5 में 3 अंक दे, या फिर उसको दंड दे। इस तरह के 4 ऑप्शन में इस कैटेगरी को बांट दिया जाता है। तो ऐसे में इस तरह से वो आप जानना चाहता है कि आप कैसे सामने वाले बच्चे को मस्तिष्क को समझते हैं, उसको कैसे डील करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर पेडागोजी में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहीं से रिलेट करते हुए अब ये सारी चीज़ें आपको मैथ में तो पढ़नी है और इसके लिए अलग से आपके क्लासेज यहाँ पर तुभ्यम चैनल पर मिलेंगे, लेकिन ये जो विषय होता है, ये बच्चों की जो मानसिकता को समझने की बात होती है, ये होता है मनोविज्ञान का। आपको अपने मनोविज्ञान के बल पे आपके मस्तिष्क, आप सामने वाले को कैसे समझते हैं, आपको ये मान के कि सामने वाला बच्चा है, आपको बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि आपकी भर्ती किस में होगी, प्राइमरी में होगी, जूनियर में होगी, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह के बच्चों को। तो उस लेवल पे जाके आप उन बच्चों को कैसे समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको समझना है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलते हैं। और ये चीज़ समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सामने वाले के मन मस्तिष्क को पढ़ना, ये जानना कि उसके मनोविज्ञान इस पूरे माहौल का कैसा है, कि कोई बच्चा अगर तेज है, कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, तो क्लास में पूरी साम्यता के साथ सबको एक साथ पढ़ाना, ये सब सारी चीज़ें आपको कैसे सीखनी है। और इन सब के लिए जो वैसे भी आपको पता होगा कि यूपी टेट सीटेट में एक पूरा एक सेक्शन होता है 30 नंबर का मनोविज्ञान का। तो जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उस मनोविज्ञान चैप्टर टॉपिक में आपको पूरा ये बहुत बखूबी से समझाया जाएगा कि आपकी शिक्षण की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, कैसे आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे तो आप ये जो पेडागोजी का सेक्शन होता है इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान के सेक्शन के लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल टीचर का आपके लिए चयन किया है। और ये टीचर की बात करूँ, तुभ्यम टीम ही हम एक एक्सपीरियंस और अनुभवी टीचरों को ही यहाँ पर हम लेके आते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि अभी अगला वीडियो जो आपके सामने आएगा वो मनोविज्ञान का ही आएगा। और मनोविज्ञान में हमने एक ऐसे टीचर का चयन किया है जो आपको पता होगा कि पीआरटी की अभी एक भर्ती जो 69,000 वाली थी वो अटकी हुई थी कई दिन से कोर्ट में, लेकिन अब ये भर्ती इस समय अभी 2-3 दिन पहले ही आया है कि ये भर्ती क्लियर होने जा रही है। इसमें सुनवाई का जो रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट आ चुका है, आंसर की भी आ चुका है। और इस हिसाब से हमारे तुभ्यम टीम के एक टीचर, एक सर हैं जो इसमें पूरी प्रबल दावेदारी के साथ चयनित होने जा रहे हैं। और ऐसे टीचर्स जो इसमें ऐसा अनुभव रखते हैं उनको ही हम तुभ्यम टीम में शामिल करते हैं, क्योंकि हम आपकी सफलता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक टीचर मिस्टर शरद चंद्र त्रिपाठी आपके सामने मनोविज्ञान का सेक्शन इसके अगले वीडियो में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आप उसके लिए एकदम बेसब्री से इंतजार करिए, तैयार रहें और मनोविज्ञान को बहुत ही अच्छे से सीखिए, क्योंकि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको बच्चों के मनोमस्तिष्क को समझना है और ये आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। मित्रों, इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि ये मैथ का सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये जो संख्या पद्धति का चैप्टर है, ये आगे मैं इसमें जो ढेर सारे टॉपिक्स हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। और इनके साथ मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप हमारे तुभ्यम टीम से जुड़े हैं तो आप मैथ में कभी भी पीछे नहीं हो सकते। आपको सारी चीज़ें सारी यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए